नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अंधेरे में डूबा हुआ है शीश महल इस वक्त। आम आदमी पार्टी में भी सन्नाटा पसरा हुआ है और ये खबर तो अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच ही चुकी होगी। ईडी की कस्टडी में वो भी इस वक्त शांत नजर आ रहे होंगे। और जो संदेश उन्होंने अपनी पत्नी के जरिए दिल्ली वालों को दिया है कि आंखें बंद करके बैठिए, मैं तो आसपास ही हूं, शरीर से भले ही ईडी की कस्टडी में हूं, लेकिन वैसे तो मेरी आत्मा आपके आसपास ही है। तो दिल्ली के लोग महसूस कर रहे होंगे। जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं चाहूंगी वो भी मुझे लिखकर बताएं, कमेंट करके बताएं कि अरविंद केजरीवाल उन्हें महसूस हो रहे हैं या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये जो लगातार एक हफ्ते में चौथा झटका लगा है दिल्ली हाईकोर्ट से, वो समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में आज करीब करीब 1.5-2 घंटे दोनों तरफ से जिरा हुई। दोनों तरफ से जोरदार तथ्य जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो है उनकी अदालत में रखे गए। लेकिन कहां पर पेंच फंस गया? दरअसल ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें वक्त चाहिए ताकि वो अपने तथ्य अदालत के सामने रख सकें, क्योंकि उन्हें विस्तार से रिपोर्ट रखनी है। लेकिन इस बात का अरविंद केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये देरी करने के हथकंडे हैं। ऐसा क्या है? इस मामले पर तो आज ही सुनवाई होनी चाहिए, फैसला आना चाहिए, क्योंकि एक भी दिन अगर किसी को बिना वजह कस्टडी में रखा जाता है तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इस तरह की दलीलें उनकी तरफ से दी गई। लेकिन फिर करीब करीब 3 से 4 घंटे तक इस फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रखा और शाम 7 बजे के आसपास ये फैसला आया। तो इस फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खास क्या कहा है, वो जानना और समझना जरूरी है। वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी को सुने बिना कोई फैसला सुनाना उचित नहीं। ईडी ने कहा था कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए, लिहाजा उसे सुनना जरूरी है। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने यह कहा था कि उन्हें कम से कम 3 हफ्ते का समय चाहिए, लेकिन इसका विरोध किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने। उनका कहना था कि ये सिर्फ देरी करने के हथकंडे हैं, इतने वक्त की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा तथ्य वो कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं? लेकिन अपने फैसले में इसी बात पर जोर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ईडी को सुने बिना इस मामले पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता, इसलिए ईडी अपना जवाब दाखिल करे। ये 2 अप्रैल तक का समय ईडी को दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। 2 अप्रैल तक ईडी को अपना जवाब दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल करना है और 3 अप्रैल को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होनी है। आगे कोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्र किए होंगे जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहती होगी, जो इस याचिका के लिए जरूरी भी होगा। अब ये जो पॉइंट है, यहीं पर पेंच फंस गया है और शायद इसी को भांप लिया था अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसीलिए वो कह रहे थे कि ये तो देरी करने के सारे हथकंडे हैं, ऐसा कौन सा तथ्य लेकर आएगी ईडी की टीम। लेकिन ये जो बात दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्र किए होंगे जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहती होगी, जो इस याचिका के लिए जरूरी है। तो अभी जो 6 दिन की कस्टडी ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की मिली है, उस दौरान जो जो पूछताछ अरविंद केजरीवाल से हुई है, वो सारे ऐसे तथ्य हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखना जरूरी है ईडी के लिए। इसीलिए ईडी टाइम मांग रही थी। ईडी चाहता है कि जो कुछ इन 6 दिनों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बताया है, या समीर महेंद्रू ने बताया है, या फिर के कविता ने बताया है, सी अरविंद को अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर जो पूछताछ की गई है। सी अरविंद जो कि आबकारी विभाग के सचिव हुआ करते थे, मनीष सिसोदिया के साथ काम करते थे, उनको सामने बैठाकर मंगलवार को पूछताछ हुई है। करीब 3 घंटे पूछताछ हुई है। तो जाहिर सी बात है ईडी की टीम वो सारे तथ्य भी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखना चाहती है, इसीलिए टाइम मांग रही थी। और फिर आपको यह भी याद दिला दूं कि ईडी की टीम ने दूसरे दिन, जब कस्टडी मिली थी उसके दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, तो पूछा था कि 2020-21 के दौरान जो मोबाइल फोन वो इस्तेमाल करते थे वो कहां है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। आपको पता है डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए ही ईडी इस पूरे मामले को खंगाल रही है। संजय सिंह की जब कस्टडी मांगी थी 5 अक्टूबर को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से, तब भी ईडी की तरफ से कहा गया था कि 200 GB का डाटा उनके पास है
और उसके जरिए वो मिलान कर रहे हैं कौन कब कहां मौजूद था, किसने कब किसके साथ बातचीत की। तो जाहिर सी बात है ये जो फोन है अरविंद केजरीवाल का, जो उन्होंने 2021 के दौरान इस्तेमाल किया जब नई आबकारी पॉलिसी बन रही थी, और फिर के कविता भी सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थी, विजय नायर के संपर्क में थी, और साउथ लॉबी के जितने भी शराब कारोबारी हैं उनके संपर्क में थी। तो ईडी की टीम उसके जरिए एस्टैब्लिश करना चाहती कि कौन कब कहां क्या बात कर रहा था, लेकिन वही फोन गायब है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उन्हें नहीं पता कि उनका वो फोन कहां चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा मामला है जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि अभी तक जो भी आरोपी रहे, खासतौर पर मनीष सिसोदिया, उनके पास भी 17-18 फोन थे। उन्होंने 14 फोन को डिस्ट्रॉय किया सिर्फ इसलिए ताकि डिजिटल फुटप्रिंट्स किसी के नजर में ना आ सके। जांच एजेंसियां जब कभी भी जांच पड़ताल करेंगी तो मोबाइल फोन होगा ही नहीं, या उसे फॉर्मेट कर दिया गया, तो तथ्यों तक जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाएंगी। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बहुत पहले से पता था। तो जहां पर 14 फोन डिस्ट्रॉय किए मनीष सिसोदिया ने, वहीं पे अरविंद केजरीवाल का एक फोन नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जो के कविता है उनके भी 7-8 ऐसे फोन है जो मिसिंग है। तो इन सब लोगों ने एक साजिश के तहत अपने फोन जो है उस वक्त जो इस्तेमाल किए गए थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया, पता नहीं कहां गए। तो ये तथ्य अगर ईडी की टीम दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखेगी, 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है ना, तो 2 अप्रैल तक तो ईडी को जवाब देना है। तो ईडी बता सकती है कि ये फोन मिसिंग है। और तो और अरविंद केजरीवाल के 2 फोन जो इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, क्योंकि 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा मारा था ईडी की टीम ने शाम के वक्त, तो उनके बहुत सारे जो लैपटॉप था, फोन थे, वो सारे के सारे गैजेट्स जो थे उनको ईडी की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो 2 मोबाइल फोन भी है, और उनके पासवर्ड ईडी की टीम, कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से मांग रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। और उन फोन्स में भी हो सकता है ऐसी जानकारी हो जो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि जांच एजेंसियों के हाथ आए, और हो सकता है इसलिए वो पासवर्ड नहीं दे रहे हो। और ईडी ने तो ये भी बताया है सूत्रों के हवाले से कि वो फॉरेंसिक जांच के लिए उन दोनों फोन्स को भेज रहे हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए जाएंगे तो वहां पर उन्हें खोला जाएगा, तब पता चलेगा कि उसमें क्या छिपाया जा रहा है। और फिर सवाल तो यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, और वो किस तरह से राजनीति में आए हैं ये हम सब जानते हैं। 2011 में जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वहां से वो निकले हैं। वो तो ये कहते थे कि राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे, भ्रष्टाचार को राजनीति से खत्म कर देंगे, और आज की तारीख में वो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। और उन्हें तो जांच एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और फिर आप ये देखिए सी अरविंद के साथ जो पूछताछ हुई है उसमें भी सी अरविंद ने दिसंबर 2022 को 164 सेक्शन के तहत जो बयान दर्ज करवाए थे मजिस्ट्रेट के सामने, वो आज भी उन बयानों पर कायम है। मंगलवार को जब उनको अरविंद केजरीवाल के सामने बैठाकर जो पूछा गया, उन्होंने वही बताया जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसके बिल्कुल उलट जवाब दिए। ये सी अरविंद ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। उन्होंने ही ये जानकारी दी थी कि जो फाइनल ड्राफ्ट नई आबकारी पॉलिसी का उनको दिया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर दिया गया था। उनको बाकायदा फोन करके बुलाया गया था। तो जब वो वहां पर गए थे तो वहां पर सत्येंद्र जैन भी थे, और तब उनको ये बताया गया था कि ये नई आबकारी पॉलिसी है, लेकिन मौखिक तौर पर कहा गया था कि प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है, और वो इसमें उसे शामिल कर लें। ये जानकारी खुद सी अरविंद ने दी है। अब ये कहना उनका कि वो केजरीवाल के घर पर सिसोदिया के कहने पर गए और वहां पर उनको फाइनल ड्राफ्ट मिला, ये अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि नई आबकारी पॉलिसी में पुरानी के मुकाबले क्या क्या बदलाव किए गए थे, उसकी सारी जानकारी मनीष अरविंद केजरीवाल को थी। वो ये नहीं कह सकते कि उनको पता नहीं था। तो ये जो पिछले 3-4 दिन में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है, ये बहुत अहम है। सी अरविंद के सामने बैठकर उन्होंने किस किस सवाल का क्या क्या जवाब दिया, वो जो डिटेल्स है वो तो राउज एवेन्यू कोर्ट में जब कल पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को कस्टडी पूरी होने के बाद, वहां पर उसका खुलासा होगा। और दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि जो कुछ पूछताछ
ईडी ने कस्टडी के दौरान अरविंद केजरीवाल से की है। जो नए तथ्य उन्होंने इकट्ठा किए होंगे वो जरूर दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखना चाहेंगे, इसीलिए टाइम मांग रहे हैं। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको टाइम दिया कि 2 अप्रैल तक आप सारे तथ्य इकट्ठा कर लें और उनको आप दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखें, तब 3 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। तो ये एक ऐसा पेंच था जो ईडी चाहती थी कि उनको समय मिले, वो बता सके कि पूछताछ में क्या हुआ। लेकिन हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के वकील जानते होंगे कि पूछताछ के दौरान कुछ ना कुछ तो निकल कर आया होगा और वो नहीं चाहते होंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखे जाए। तभी उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा कि इसमें तो तुरंत आज ही फैसला सुनाया जाना चाहिए। ये भी दलील दी कि अगर किसी को एक दिन भी बिना वजह कस्टडी में रखा जाता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन ये पेंच फंसा है अरविंद केजरीवाल के मामले में। आगे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपको बताती हूं। आगे कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अंतरिम राहत देना अंतिम राहत के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मामला बहुत उलझा हुआ है। एक ऐसा मामला है जिसमें पिछले 1.5-2 साल से तहकीकात चल रही है। 14 लोग ऐसे हैं जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। बहुत दूर की बात ना करें तो पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को देख लीजिए, 13 महीने से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनको तो कोई राहत नहीं मिल पाई। वो तो राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ना जाने कितनी बार चक्कर काट चुके हैं राहत के लिए। लेकिन उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि अदालतें चाहकर भी उन्हें जमानत नहीं दे पा रही हैं। यही हाल संजय सिंह का है। संजय सिंह को जब 4 अक्टूबर को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था तो वो भी तो दौड़े दौड़े 13 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। उनको तो ईडी ने कभी कोई सम्मन भी नहीं भेजा, नोटिस तक नहीं भेजा, फिर उनको गिरफ्तार कैसे कर लिया गया। उनका तो नाम भी चार्जशीट में नहीं है। ये बातें भी दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह ने कही थी, जबकि ये वही संजय सिंह थे जो अपने घर के बाहर बड़ा सा बैनर लगाकर खड़े होकर उन्होंने लगा रखा था जिस पर लिखा था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। तब यही संजय सिंह बड़े दलेर बनते थे कि ईडी जब चाहे आकर उन्हें गिरफ्तार कर ले, जब चाहे उनसे पूछताछ कर ले, वो किसी से डरते नहीं है। लेकिन जैसे ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया और दौड़े दौड़े वो 13 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उसके बाद से लगातार वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं कि उन्हें ये इनके इन प्रकारेण जमानत मिल जाए। तो जब इस मामले में इतने सारे लोग हैं जिन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है, विजय नायर को देख लीजिए, वो तो सितंबर 2022 से तिहाड़ जेल में बंद है। बीच में उसको शायद 10-15 दिन की जमानत मिली थी जब कुछ ऑपरेशन करवाने के लिए बॉम्बे अपने घर गया था। इसके अलावा उसको जमानत नहीं मिल पाई है। सिर्फ 2-4 लोग जो बाहर हैं वो लोग हैं जो सरकारी गवाह बन गए हैं ईडी या सीबीआई के लिए, सिर्फ उनको जमानत मिली हुई है। बाकी किसी को जमानत नहीं मिल पाई है। कुछ को इसलिए जमानत मिली, जैसे अभिषेक बोनापल्ली को जमानत मिली थी, कोई उनकी पारिवारिक समस्या थी इसलिए उन्हें जमानत मिली थी। अदरवाइज किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। तो आप सोचिए, इतना फैला हुआ जो शराब घोटाला है, जो साउथ तक फैला हुआ है, दिल्ली से लेकर साउथ तक जिसके तार हैं, जिसमें इतने सारे लोग जेल में बंद हैं जिनको जमानत नहीं मिल पा रही है, उस मामले में अगर कोई सरगना बताया जा रहा है ईडी की तरफ से, वो अरविंद केजरीवाल है। ईडी यही कह रही है ना कि वो किंग पिन है, उन्होंने ही सब कुछ किया। ईडी कहती है कि नई आबकारी पॉलिसी उनके दिमाग की उपज थी। तो जिसके दिमाग की उपज थी नई आबकारी पॉलिसी, जिसके चलते ही पूरा शराब घोटाला हुआ, जिस आबकारी पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए गए जिससे कि साउथ लॉबी को, शराब कारोबारियों को फायदा हो, उस घोटाले के सरगना को क्या जमानत मिल जाएगी? वो इतनी जल्दी छूट जाएगा? ऐसा कभी होता है? तो इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम राहत देना मतलब अंतिम राहत हो गया, मतलब आपने जमानत दे दी, आप कैसे दे सकते हैं? इसीलिए अरविंद केजरीवाल को ये जो अंतरिम राहत मांग रहे थे कि ये मिल जाए, वो नहीं मिली है और मिल भी नहीं सकती क्योंकि ईडी के पास तो सबूत है। और फिर पिछले हफ्ते बुधवार को, आज के दिन 21 मार्च ही तो थी, अरविंद केजरीवाल गए थे दिल्ली हाई कोर्ट ये कहने के लिए कि देखिए मुझे तो आप राहत दिला दीजिए, मैं तो ईडी के सामने पेश होने को तैयार हूं। जब वो सम्मन्स जो थे ईडी के, उनको चैलेंज करने के लिए गए थे, तो क्या हुआ था?
उस दिन भी तो उनके खिलाफ ईडी ने कोर्ट में सारी जानकारी दी थी, बल्कि उस दिन तो जस्टिस कैत ने वो पूरे दस्तावेज देखे थे कि आखिर ईडी के पास ऐसे कौन से दस्तावेज हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, बार बार सम्मन भेज रही है, अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे फिर भी सम्मन भेज रही है। तो ऐसा क्या है? अरविंद केजरीवाल यही तो बार बार सवाल उठाते थे जब उनको सम्मन मिलता था कि गैर कानूनी है ये सम्मन, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, गवाह की हैसियत से, आरोपी की हैसियत से, दिल्ली के सीएम के नाते, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते। ये सारे सवाल वो पूछते थे, बहाने तो वो बनाते ही थे, लेकिन ये भी तो पूछते थे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पिछले बुधवार को ये पूछा था ईडी से कि आखिर आपके पास ऐसे कौन से दस्तावेज हैं भाई कि आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, एक के बाद एक सम्मन भेज रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनसे पूछताछ की? अभिषेक मनु सिंघवी ने भी तो आज कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी। तो ये सवाल तो पिछले बुधवार को कोर्ट ने भी पूछा था ईडी से। तब ईडी ने जो सबूतों की फाइल उनके पास है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो जस्टिस कैत के सामने रखी थी, बल्कि उनके चैम्बर में उन्होंने उसको देखा, खंगाला, पढ़ा। ईडी की तरफ से कहा गया था कि ये सारे सबूत कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं आने चाहिए, याचिकाकर्ता तक नहीं जाने चाहिए, उनके वकील तक नहीं जाने चाहिए। लेकिन चैम्बर में बैठ के जस्टिस कैत ने उन्हें देखा। उसके बाद उनका स्टेटमेंट था कि अगर इतने पुख्ता सबूत थे तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये बार बार सम्मन क्यों भेजे जा रहे थे आप? तो आप ये सोचिए कि जब पिछले बुधवार को ये सब कुछ हुआ, वो सबूत देखे गए, और अब तो उन सबूतों में और एडिशन ही होगा। ये जो कस्टडी है, इसके दौरान जो सबूत और मिलेंगे वो उनके साथ जुड़ेंगे। तो इसीलिए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर जब कस्टडी चल रही है, पूछताछ हो रही है अरविंद केजरीवाल से, उस दौरान उनको अंतरिम राहत देना मतलब अंतिम राहत के बराबर है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ईडी को जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। ईडी ने जो इतने दिनों से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में ईडी लगी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जो होते हैं उनको सुलझाना, एस्टैब्लिश करना आसान नहीं होता है जांच एजेंसियों के लिए। ये जो बार बार कह दिया जाता है कि सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला उनके लॉकर से, उनके परिवार के लोगों के पास से कुछ नहीं मिला, संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल के घर से तो ईडी को 73,000 का कैश मिला था और तो कुछ नहीं मिला। हालांकि ईडी को 150 ऐसे पन्ने मिले हैं जिनमें ईडी के 2 अधिकारियों के बारे में, आला अधिकारी जो शराब घोटाले की छानबीन कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं कि वो कब, कहां, क्या करते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, किससे मिलते हैं, सारी जानकारी मिली है। तो जब ये सारे दस्तावेज ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिले हैं, तो जाहिर सी बात है अब जो नए तथ्य जुड़ रहे हैं वो भी तो सामने आने चाहिए। तो इसीलिए उनको ईडी को टाइम दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि वो जो नए तथ्य उनको मिले हैं पूछताछ के, कम से कम उनके बारे में तो बात करें। और फोन की बात होगी, 2 फोन के पासवर्ड नहीं, सी अरविंद के साथ पूछताछ के दौरान क्या हुआ, और के कविता जिनको न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया है, अभी तक तो उनको भी सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं हुई है। तो जांच पड़ताल तो अधूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट भी तो समझता है कि अरविंद केजरीवाल ने कितना कोऑपरेट किया है ईडी के साथ। ये जो अरविंद केजरीवाल पहले सम्मन के बाद से लगातार नौटंकी कर रहे थे, वही तो उनको भारी पड़ी है। अगर वो पहले सम्मन पर ईडी के साथ कोऑपरेट करते, उनके सामने पूछताछ के लिए हाजिर हो जाते, तो शायद रायता इतना नहीं फैलता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सोच समझकर हर एक सम्मन को नकारा, हर एक सम्मन पर सवाल खड़ा किया, उसे गैर कानूनी बताया, बहाना बनाया। कभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, कभी विपश्यना की बात की, कभी राज्यसभा के चुनाव थे, वगैरह वगैरह। लंबी चौड़ी लिस्ट है उनके बहानों की। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के सम्मन्स को नकार रहे थे, उसी के चलते वो और मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि वो ईडी के सामने पेश होने को तैयार ही नहीं थे। ये बात तो दिल्ली हाईकोर्ट भी जानता है। 2 दिन तक लगातार इसी मसले पर सुनवाई हुई थी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दंडात्मक कार्रवाई मेरे खिलाफ ना हो, मुझे गिरफ्तारी से छूट मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए, यही तो वो चाह रहे थे। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप डर क्यों रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने ईडी के साथ कितना कोऑपरेट किया, ये दिल्ली हाईकोर्ट देख रहा है, उनके पूरे के पूरे इतिहास को खंगाल रहा है। कैसे वो ईडी से बचते रहे हैं ये दिल्ली हाईकोर्ट भी समझ रहा है, और ईडी की तरफ से भी ये दिल्ली हाईकोर्ट को समझाया गया है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। हो सकता है कि अगर वो कॉपरेट कर रहे होते तो ये अंतरिम राहत उनको मिल जाती, कि कोर्ट कहता कि ये तो बहुत सहयोग कर रहे हैं जांच एजेंसियों के साथ, तो उनको छोड़ा जा सकता है। हो सकता है ऐसा, ऐसी रियायत उनको मिल जाती, लेकिन तब मिलती ना अगर वो ईडी के साथ कॉपरेट करते। वो तो सिर्फ और सिर्फ पिछले साल अप्रैल महीने में सीबीआई के सामने ही पेश हुए थे। सीबीआई ने जब उनको सम्मन भेजा था तो अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने पेश हुए थे। 9.5 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई थी। हालांकि उस वक्त भी हड़कंप मच गया था आम आदमी पार्टी में। 8 घंटे जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की कस्टडी में हो गए थे तो शोर मच गया था कि गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उससे पहले मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर वो बाहर आ गए। तो जब वो सीबीआई के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं तो ईडी के साथ भी कर लेना चाहिए था। अगर वो कोऑपरेट करते तो हो सकता है अदालत का रवैया, नजरिया उनको देखने का कुछ और होता। लेकिन अगर आज अदालत ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में अंतरिम राहत देना अंतिम राहत के बराबर होगा, लिहाजा ईडी को जवाब दाखिल करने का मौका मिलना चाहिए और तब तक अरविंद केजरीवाल को अंदर ही रहना चाहिए, उनको कोई राहत नहीं दी जा सकती। आगे कोर्ट ने क्या कहा है वो भी जानना जरूरी है। आगे कोर्ट ने यह कहा है कि ईडी को 2 अप्रैल तक अपना जवाब देना है और 3 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि कोई एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा इस मामले में।